सारी पॉपा, ये वो वर्ड्स थे जो रिसेंटली गाजियाबाद में 3 माइनर बच्चियों ने 8वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी अपनी। ये अलेज्ड आरोप हैं कि वो एक ऑनलाइन कोरियन गेमिंग प्लेटफॉर्म की शिकार हुई हैं। क्या ये गेम के कारण हुई हैं या कोई इमोशनल निगलेक्ट है, कोई सोशल आइसोलेशन है जिसके कारण ये एक ऑनलाइन गेमिंग जो है ट्रिगर हुआ और उनकी 3 जवान मौतें हो गई, जिसका समाज को एक बहुत नुकसान है और पेरेंट्स के लिए एक ट्रिगर है, एक एंग्जाइटी है कि क्या हमारे बच्चे भी सुरक्षित हैं। आइए इसी विषय पे जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ हैं जम्मू के माने हुए साइकियाट्रिस्ट जो कि डेकेड्स ऑफ सर्विस के और प्रैक्टिस के साथ ही जम्मू कश्मीर के हज़ारों लोगों का जिन्होंने जीवन अच्छा बनाने की कोशिश की है और रादर बनाया भी है। हमारे बीच हैं प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश राज थापा जी, जो कि एचओडी रहे हैं साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला और इस ज्वलंत समस्या को डिस्कस करने के लिए लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को जानकारी मिले और वो पैनिक ना करें। आपसे ये जानना है कि क्या सर ये जो गाजियाबाद या इस तरह के जो भी इंसिडेंट हुए हैं, तो क्या ये सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग का ही कारण है या उससे पहले भी ये काफ़ी दिनों, क्या एक ही रात में ये सब हुआ या उससे पहले कुछ महीनों या सालों से ये समस्या इकट्ठी होती हुई एक पर्टिकुलर रात को ये ख़त्म हो गई? देखिए, एक्चुअली ये एडिक्शन जो है, एक ड्रग एडिक्शन होती है, एक बिहेवियर एडिक्शन होती है। तो दिस इज़ ए केस ऑफ इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन, इसको ये नाम दिया गया है। और ये एक बिहेवियर की एडिक्शन है। इसका 1 मिनट में नहीं होता, जबकि जब भी कोई एडिक्शन होती है, जैसे ड्रग एडिक्शन हो या बिहेवियर एडिक्शन हो, ये डिफरेंट होती है ड्रग एडिक्शन, मगर इनके जो विड्रॉल होते हैं वो सेम होते हैं। आपने ये सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि ये 3 बच्चियां जो गाजियाबाद में जो हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि उन्होंने जब गेम्स की एडिक्शन हो गई थी, वो उसके साथ इन्वॉल्व हो गई थी, उसके साथ इन्फ्लुएंस उनको हो रहा था, एकदम से पेरेंट्स ने, पापा ने ही उनका मोबाइल ले लिया और गेम बंद कर दी फॉर 3 डेज। उसके बाद उनको इतनी हीन भावना आई, सुसाइडल आइडियाज आए, जिसकी वजह से ये एपिसोड हुआ है। इनमें विड्रॉल होते हैं, इनमें टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, इनको क्या एक्सेसिव, जब ये कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसमें हमें रिवार्ड मिलना शुरू हो जाता है। तो रिवार्ड्स की वजह से हमें एक अच्छा लगना शुरू हो जाता है, तो वो वी फील हैप्पी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब कोई भी हैप्पीनेस में है अपने ढंग से, चाहे उसका वो नुकसान हो रहा है, चाहे उसका एकेडमिक से नुकसान हो रहा है, उसका फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है, बाकी नुकसान हो रहा है, मगर वो अंदर से खुश होता है बिकॉज ऑफ दी एक हार्मोन होता है डोपामिन, उसको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, वो अंदर से रिलीज होता है, इनको रिवार्ड मिलना शुरू हो जाता है। जब किसी की खुशी अचानक से छीन ली जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये लोग हीन भावना में चले जाते हैं। इसके काजेज पूछोगे तो मैं काजेज आपको बता सकता हूँ। इसके काजेज 3 मेन काजेज होते हैं, जैसे कि बिहेवियर, जैसे कि इसका साइकोलॉजिकल काजेज होते हैं, इसके बायोलॉजिकल काजेज होते हैं, ठीक है। सोशल फैक्टर्स होते हैं कि आपके पेरेंट्स क्या सुपरविजन कर रहे हैं, क्या वो देख रहे हैं, आपकी स्कूलिंग में क्या हो रहा है, बुलिंग हो रही है, आपका स्कोर डाउन हो रहा है, पेरेंट्स जो हैं वो आपकी कम्युनिकेशन जो पेरेंट्स की है बहुत ज़्यादा कम हो गई है आपके साथ, तो आपको सोशल आइसोलेशन हो गई है। तो वो भी एक कारण होता है कि वो खुशी लेने के लिए, खुशी ढूंढने के लिए गेमिंग में या एडिक्शन में या ड्रग्स में ये बच्चे चले जाते हैं। ये काजेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल, ये 3 मेन काजेज होते हैं एडिक्शन की तरफ जाने के। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जानने का प्रयास करेंगे हम कि ये बच्चियां जो हैं, सुनने में आ रहा है कि पोस्ट कोविड जो है जी, ये तब से घर में ही थी जी। एक बच्चों का हमारा जो एक सामाजिक जो सिस्टम है कि बच्चों को हर एज के अकॉर्डिंग चलना है। अब इन बच्चों की जो 12, 14 और 16 साल की उम्र थी, ये बच्चे सपोज किए जाते हैं स्कूल में जाएं, अपनी पढ़ाई करें और अपने ही हम उम्र बच्चों के साथ मिलें, खेलें, ताकि वो व्यस्त रहें,
ना कि मोबाइल में ही खोए रहें। तो क्या वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि बच्चे अकेले रहे घर में और ये बहुत बड़ा कारण, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछा है। बहुत बड़ा कारण सोशल आइसोलेशन जो मेन फैक्टर होता है इसमें ये करने के लिए। जैसे वो स्कूल में जा रहे हैं, आउटडोर के लिए आप गेमिंग कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर रहे हो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में। आप एक जगह बैठ रहे हो, उसी में आपको खुशी मिल रही है, तो आपको क्या ओवर उसमें एक्सपोजर मिल रहा है। ओवर एक्सपोजर जो है वो आपको कहीं जाने नहीं देता। बेसिकली आपने जो क्वेश्चन पूछा, ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको अपनी हॉबीज़ फॉलो करनी चाहिए थी, पेरेंट्स की सुपरविजन चाहिए थी कि वो बाहर इनको भेजें, स्विमिंग है, गार्डनिंग है, बाहर जाके कम्युनिकेशन है, दोस्तों से मिलना है, स्कूल में जाना है, इंटरेक्शंस होते हैं। ये चीज़ें बेसिकली क्या है कि रियलिटी से हमें जोड़ी रखती हैं। ये जो गेमिंग का है, हम क्या है रियलिटी से परे हो जाते हैं, हम एक फैंटेसी में जा रहे हैं, क्योंकि उनको बाहर एक्सपोजर नहीं मिला, उन्होंने हॉबीज़ को फॉलो नहीं किया, उनकी इंटरेक्शन सोशल बहुत ज़्यादा कम हो गई, सोशल आइसोलेशन बहुत ज़्यादा कम हुई। आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। डॉक्टर साहब, आपने बच्चों के इमोशनल बिहेवियर पे चर्चा करी। अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स बहुत चिंतित होते हैं कि उनके बच्चे बहुत अग्रेसिव हैं। ये बताइए कि क्या अग्रेसिव बिहेवियर से ज़्यादा चिंता जो है आइसोलेटेड बिहेवियर की है? जी, देखिए ऐसा है कि सोशल आइसोलेशन जो है इन बच्चों को प्रोन करती है एडिक्शन के लिए। आपकी नॉलेज के बताऊं कि कश्मीर में एक स्टडी हुई थी स्कूल में, उसमें ये देखा गया था 13 से 18 साल तक जो एडिक्शन है, बिहेवियर एडिक्शन बहुत ज़्यादा हाई है। अभी एक पेशेंट भी देखा था कि एक लड़की 14 साल की लड़की है, उसको जो गेम खेल रही थी, जब उसके पेरेंट्स ने देखा और उसका मोबाइल जो है ले लिया, तो वो साइकोसिस में चली गई। साइकोसिस का मीनिंग है उसका बिहेवियर अब नॉर्मल हो गया, वो वायलेंट हो गई, अग्रेसिव हो गई, इतना तक कि उसको हमें हॉस्पिटल में दाखिल करना चाहिए। ये तो रेड फ्लैग्स हैं जो आपने बताए, और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं ये जानना कि कैसे सिम्टम्स हैं कि एज ए प्रिवेंटिव मेज़र हम ले सकें। डॉक्टर साहब, हमारा जो कल्चर है, रहने का जो सिस्टम है हमारा, कि चूल्हा जलता था और परिवार पूरा बैठ के खाना इकट्ठे खाता था। उसके बाद कल्चर आया डाइनिंग टेबल का और परिवार इकट्ठे बैठ के खाना खाता था, आपस में बातचीत करते थे और दिन भर की जो भी स्ट्रेस है वो निकलती थी। अब जो नया कल्चर आया है कि आप हम देखते हैं कि एक पति पत्नी एक बेडरूम में भी बैठे हैं तो दोनों अपना मोबाइल लेके बैठे हैं, वो वर्चुअल वर्ड से बातें कर रहे हैं, आपस में बातचीत नहीं हो रही। इवन जब बच्चा साल 2 साल का होता है तो माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को खाना खिलाते हैं और हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चे की जो परवरिश है हम बचपन में ही मोबाइल की तरफ धकेल देते हैं। तो क्या आप ये क्या कहना चाहिए उन पेरेंट्स के लिए जो बच्चों को खुद ही इस तरह की एडिक्शन डालते हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम होते थे तो घर में काफ़ी लोग होते थे, ब्रदर इकट्ठे रहते थे, बड़ी फैमिलीज होती थी, तो उसमें क्या है कि पेरेंट्स डायरेक्टली सुपरविजन जो है अगर ना भी करें तो बाकी लोग करते थे। आप देखिए न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, हस्बैंड वाइफ अगर काम पे जा रहे हैं तो बच्चे इग्नोर हो रहे हैं। बच्चों का जो माइंड है वो इमेच्योर होता है, अभी इतना डेवलप नहीं होता है, उनको ये नहीं पता होता व्हाट इज़ राइट फॉर मी एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी। तो आपने बहुत ठीक कहा कि पहले क्या होता है कि जैसे ये भी एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है, अगर कोई बच्चा डाइनिंग टेबल पे आपसे डिनर ओमिट कर रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी एक बड़ा वार्निंग साइन होता है कि वो आपको क्यों अवॉइड कर रहा है डिनर के टाइम। क्योंकि हमारे पास आजकल जैसे भाग दौड़ का ज़माना है, एक ही टाइम बचा होता है कि डिनर इकट्ठा किया जाए और उसी में हम प्लानिंग करते हैं कल क्या करेंगे, कौन सी किसको चीज़ चाहिए, बच्चों को क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी बातें ऐसे ही होती हैं। इफ़ दी बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, अगर वो वर्किंग हैं तो यही ऐसा देखा गया है। जैसे आपने बिल्कुल बहुत सही कहा कि जो अगर डाइनिंग टेबल पे अगर बच्चा पूरी फैमिली अगर नहीं आ रही है, उसमें कोई भी मिसिंग है, दिस इज आल्सो वार्निंग साइन। वो क्यों नहीं है, ये क्यों हो रहा है, ये पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि ये पूछा जाए। तो डॉक्टर साहब, आपने अच्छा बताया कि बच्चों को पेरेंट्स का प्यार चाहिए, बच्चों को पेरेंट्स का पर्सनल टच चाहिए, बच्चों को पेरेंट्स की हगिंग चाहिए,
बच्चों को ये चाहिए कि पेरेंट्स उनकी बात को सुने, उनसे बातचीत करें। अगर ये एक परिवार में होता है तो शायद बच्चे ये वर्चुअल वर्ल्ड या मोबाइल की तरफ बहुत कम जाना शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस। आज हम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जा रहे हैं जहां हमें रेस लगी है, हमें कार लेनी है, हमें मोबाइल अपग्रेड करना है, घर में गैजेट्स चाहिए, घर में 100 तरह की नई किस्म की हमें चीज़ें चाहिए। जी तो ये क्या हो रहा है, ये ईएमआई ड्रिवन एक कल्चर आता जा रहा है जहां हम डेट में, इंडियन मिडिल क्लास जो है डेट में ट्रैप होता जा रहा जी। है। आपके पास पैसा नहीं भी है, आप बाज़ार जाते हैं, आप ईएमआई पे कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं भी है तो वो भी आप ले आते हैं। तो एक्चुअली जब आपकी मंथ के बाद जो इनकम आती है वो आपकी ईएमआईज़ में जाती है। और जब आप ये स्ट्रेस आप पेरेंट्स घर में डिस्कस करते हैं, हालांकि बच्चे तो पार्टिसिपेटिव नहीं होते लेकिन वो साइलेंटली वाचर होते हैं, उन पे इस स्ट्रेस का, फाइनेंशियल स्ट्रेस का क्या असर होता है सर? क्यों? क्योंकि हर आदमी कंपटीशन के चक्कर में लगा हुआ है। वो नहीं देखता कि मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो जैसे आपने कहा ईएमआई पे लेंगे, लोन अवेलेबल है उस पे लेंगे, उनकी फिर जो नीड्स हैं, डेली नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं। जैसे बच्चे हैं उनकी रियरिंग करनी है, उनका स्कूलिंग है। अगर आप अच्छे स्कूल में डालते हैं तो फीस भी बहुत ज़्यादा है, उनकी यूनिफॉर्म है, उनके प्रोजेक्ट हैं, उनका जो फाइनेंशियल उनकी नीड है, कई बार पेरेंट्स वो भी पूरी नहीं कर सकते अगर ईएमआई वो दे रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स भी एंजाइटी में आ जाते हैं, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, और बच्चे ओवर हेयर करके जो है वो भी ये फील करते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो स्ट्रेस में हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और उनको भी जो है डिप्रेशन लगती है, और वो भी उतनी खुशी फील नहीं कर सकते पेरेंट के साथ जितनी वो फील करनी चाहिए। सब आपके पास बहुत से टाइप के पेशेंट्स आते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो फैमिलीज़ जो हैं फाइनेंशियली प्लान्ड हैं, फाइनेंशियली ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो क्या इमोशनली वो ज़्यादा स्टेबल रहती हैं आम फैमिलीज़ के मुकाबले? ये बिल्कुल, जो प्लानिंग से चलते हैं और उनका फाइनेंस जो है बैलेंस्ड है, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक नहीं रखते हैं, रियल रखते हैं, वो अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं, वो फैमिलीज़ के जो फैमिली भी अच्छी रहती है, उनकी बच्चों की रेयरिंग भी अच्छी होती है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे इसी पे कि बच्चों की किस अवस्था से, किस एज से पेरेंट्स को उनको थोड़ा सा डिजिटल गाइडेंस प्लस फाइनेंशियल डिस्कशन भी स्टार्ट कर देनी चाहिए? 12 साल 12 साल से? 12 साल से आजकल हमने देखा है कि बच्चे जो हैं इनकी रुचि जो है स्मार्टफोन में बहुत ज़्यादा होती है। तो 12 साल से अब बच्चे जो हैं, इस ग्रुप के बच्चों का पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वो कितना टाइम जो है, स्क्रीन टाइम जो है वो मोबाइल पे देख रहे हैं, और वो क्या देख रहे हैं, उनको गैजेट्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल एजुकेशन पे कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है। पॉलिसी मेकर्स के लिए, बीइंग डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, आप प्रोफेसर भी रहे हैं, एकेडमिशियन भी रहे हैं, टीचर भी हैं, और क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी आपका, बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स, आप पॉलिसी मेकर्स को क्या मैसेज देना चाहिए कि एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल एजुकेशन एक चैप्टर नहीं है, एक सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा है कि हमने तो ये भी कहा था हर स्कूल में एक काउंसलर होना चाहिए। जैसे ही बच्चे ग्रो करते हैं, उनकी नीड्स जो हैं कई बार वो डिस्कस नहीं करते हैं, पेरेंट्स से नहीं करते हैं, अपने टीचर से डरते हैं, तो एक काउंसलर होना चाहिए जो बच्चे की पूरी हिस्ट्री पूछे, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मेंटल हेल्थ आपको पता है कि कई बार सोशल स्टिग्मा की वजह से, कई बार गवर्नमेंट की वजह से, कई बार प्लानिंग की वजह से, कई बार बजट की वजह से हमेशा लो रही है। तो हम तो यही समझते हैं, अगर हम हेल्थ का डेफिनेशन देखें, फिज़िकल वेलबींग एंड मेंटल वेलबींग, ये जो है ये कंप्लीट डेफिनेशन है कि हमारे हेल्थ की। अगर हम मेंटली साउंड नहीं हैं और फिज़िकली भी हम उतने अच्छे नहीं रह सकते हैं। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे ये बिहेवियर एडिक्शन में देखा गया या ड्रग एडिक्शन में देखा, बच्चे कई घंटे बैठे रहते हैं, इनमें ओबेसिटी के बड़े चांसेस हो रहे हैं, इनमें आई स्ट्रेन्स आ रहे हैं,
इनमें कई बार ये देखा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है, कई बच्चों में ये देखा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो गया है, इनमें स्लीप रिवर्सल के चांसेस हैं, स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी तो हमें प्लान करनी है कि हमारे बच्चे जो हैं उनमें ना एनजाइटी आए, ना इरिटेबिलिटी आए, ना डिप्रेशन आए, वो एक अच्छे नागरिक बने। तो आई थिंक कि जो आपने क्वेश्चन पूछा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बड़ी देर से इसे बात कर रहे हैं कि जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट का है और वो प्लानिंग डिपार्टमेंट का है, बजट का है, इसका ध्यान देना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स, एजुकेटर्स और फाइनेंशियल एडवाइज़र, इनके बीच में किस तरह की कोलैबोरेशन प्लान होनी चाहिए सो दैट समाज को उसका बेनिफिट मिले और स्पेशली हमारे युवाओं को? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो कैसे ये डील करते हैं। अगर आप सिर्फ एक एंजाइटी को ठीक करोगे, उसके ट्रिगरिंग पॉइंट क्या हैं, उसके काजेज़ क्या हैं, ब्रोकन फैमिली है, प्रॉब्लमेटिक फैमिली है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो अपनी नीड पूरी नहीं कर सकते, वो चीज़ें अगर आप इग्नोर करोगे तो कभी एंजाइटी डिप्रेशन ठीक नहीं होगी। वो चीज़ें जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी चाहिए, गवर्नमेंट का वो रोल होता है, क्योंकि एक डॉक्टर के पास पेशेंट आएगा एंजाइटी लेके, डिप्रेशन लेके, वो उसकी मेडिसिन देगा, उसकी काउंसलिंग करेगा। कारण क्या है, वजूहत क्या हैं, वो उसका जो रोल है वो डॉक्टर का नहीं होता। आई थिंक सोसाइटी का भी बड़ा रोल रहता है और एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का बहुत रोल रहता है कि मेंटल डिसऑर्डर को कम किया जाए। डॉक्टर साहब, आपने गवर्नमेंट का रोल भी डिस्कस किया है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कुछ डेवलप्ड नेशन जैसे ऑस्ट्रेलिया ने एक पर्टिकुलर एज तक सोशल मीडिया बैन कर रखा है माइनर्स के लिए। कुछ डेवलप्ड नेशंस जैसे स्पेन है, डेनमार्क है और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इवन एशिया में मलेशिया में भी अप टू पर्टिकुलर 15 और 16 ईयर एज तक रिस्ट्रिक्टिव एक्सेस है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, कि अगर किसी माइनर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्सेस करना है तो कहीं पे पेरेंटल कंसेंट मांगती हैं वो साइट्स। क्या ऐसी तरह इस तरह की कोई रेगुलेशंस की इंडिया में भी ज़रूरत समझते हैं आप? देखिए, मैं आई थिंक कि जो ये एपिसोड हुआ ये आई ओपनर हो गवर्नमेंट के लिए, और ये जो सोसाइटीज़ हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमें गाइड करते हैं, उनके लिए भी आई ओपनर होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। क्योंकि आपने जैसे बताया कि ऑस्ट्रेलिया में बाकी भी कंट्रीज़ ने ऐसे चीज़ों को बैन किया कि 12 ईयर के बाद या 13 ईयर के बाद ही दिया जाए मोबाइल या जो गैजेट्स हैं दी जाएं। बट अगर 12 साल के बाद इंडिया में मैं सोचता हूँ अगर हम कहते हैं कि बैन नहीं है तो हम उनको अलो करते हैं तो आई थिंक प्रॉब्लमें बढ़ जाएंगी। हमें अपनी कंट्री के बारे में सोचना है कि हमारी जो फैमिली है, हमारी जो फैमिली स्ट्रक्चर्स है वो कितनी सुपरवाइज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट तो हर चीज़ नहीं कर सकती ना, वो बैकग्राउंड देख के फैमिली की वो क्या कर रही है, इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। डॉक्टर साहब, जाने से पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर पेरेंट्स बच्चों में इमोशनल डिस्ट्रेस या इस तरह के कुछ सिम्टम्स देखते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? पेरेंट्स एंड स्कूल के टीचर, ये दो बहुत ज़्यादा बड़े पिलर हैं जिनको अर्ली पता चल जाता है, अर्ली डिटेक्शन हो जाती है क्या हमारे बच्चे में, हमारे स्टूडेंट में या हमारे बेटे में, हमारी बेटी में कोई इमोशनल बिहेवियर चेंजेस आ रही हैं कि नहीं। अगर आ रही हैं तो वो उसको कारण पूछें, एक्सप्लोर करें। तो ये पेरेंट्स जो हैं रिकॉग्नाइज करें। अगर उनको लगता है कि उनके हाथ से बात निकल गई है, वो समझा नहीं सकते, रैश से मारना पीटना उनको ये इलाज नहीं है। उनका इलाज होता है, उनको आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाइए, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाइए, इसका साइको एजुकेशन है, इसके हार्मफुल इफेक्ट बताए जाएंगे, इसमें काउंसलिंग का रोल रहता है, जिसमें साइकोथेरेपी होती है, सीबीटी होती है, एक फैमिली थेरेपीज होती हैं। तो ये रोल, मेडिसिन बहुत कम होती हैं, इनमें ज़्यादातर रोल रहता है सीबीटी का रोल रहता है, साइको एजुकेशन का रोल रहता है, और बिहेवियर जो है मॉडिफिकेशन टेक्निक्स हैं उनका रोल रहता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताई जाती है कि कैसे की जाए, जैसे आपने पहले भी बताया, हमने कहा आउटडोर बच्चों को डालो, बाहर जाएं, इंटरेक्शन बढ़ाएं, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें। वो चीज़ें जो हैं अगर वो पेरेंट्स खुद कर सकते हैं ठीक है, अगर उनको लगता है कि अब हम नहीं मैनेज कर पा रहे तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू। कंक्लूड करने से पहले एक लास्ट लाइन
वन मैसेज पेरेंट्स के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए आपकी तरफ से? देखिए, पेरेंट्स को मैं यही मैसेज दूंगा कि बच्चों की सुपरविजन जो है वो आपको करनी चाहिए कि बच्चों का जो माइंड है अभी इमेच्योर होता है, वो गलत जगह भी जा सकते हैं, इसलिए सुपरविजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनका स्क्रीन टाइम देखिए, वो क्या देख रहे हैं वो देखिए, उनका ध्यान रखिए, उनका देखिए उनको क्या ज़रूरत है, वो क्या चाहते हैं। तो एक प्यार जो है, एक कम्युनिकेशन जो है, ओपन कम्युनिकेशन विदाउट एनी जजमेंट बच्चों के साथ रखनी चाहिए। दूसरा जो है, आपने कहा कि गवर्नमेंट का वो काम है कि मेंटल हेल्थ जो है उस पर थोड़ा सा अपने प्लान्स बनाएं, वो बनाए भी हैं गवर्नमेंट ने, मगर उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। और जैसे स्कूल है, इसमें हर स्कूल में काउंसलर होना चाहिए, तो उससे आई थिंक फ़ायदा होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये आपसे डिस्कशन से ये निकला कि ये जो बच्चों का गाज़ियाबाद में सुसाइड का केस हुआ है, ये सिर्फ ओवरनाइट का इंसिडेंट नहीं है। ये इमोशनल निगलेक्ट की वजह से, अनकंट्रोल्ड डिजिटल एक्सेस और फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है, ये सब कारण रहे जो इन बच्चियों की जान चली गई। हम दुआ करते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट्स दोबारा ना हों, और पेरेंट्स जो हैं बच्चों पे नज़र रखें, उनको समाज के साथ जोड़ें, उनको जितना हो स्कूल में भेजें, उनको सोसाइटी में भेजें और अकेलेपन से उनको दूर करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। As a financial education coach and trainer, I firmly believe that financial education, financial planning is not about creating wealth. It's about your mental peace of mind, your emotional stability, and your family well being.